हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन वेन राउ से होती है, जो अपनी लाइफ की स्टोरी को सिंड्रेला से कनेक्ट करती है। उसका मानना है वो सिंड्रेला तो नहीं हो सकती, पर विंड्रेला तो बन ही सकती है, क्योंकि सिंड्रेला जब बॉल पार्टी में जाती है तो तैयार होकर जाती है, लेकिन घर आने के बाद उसकी जिंदगी नौकरों जैसी होती है। वेन राउ को लगता है उसकी जिंदगी भी वैसी है, क्योंकि वो बाहर से तो सुंदर है, लेकिन घर आने के बाद उसकी हालत भी वैसी ही होती है। एक्चुअली में वेन राउ शू डिजाइनर है। उसे अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, इसलिए वो अपनी छोटी सी कंपनी को बड़ी बता देती है। इधर हमें हमारा हीरो लियांग दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही फेमस डेटिंग ऐप का फाउंडर होता है और शुन भी कंपनी का मालिक। वेन राउ यहाँ पर अपनी कंपनी पोली मोडा का ऑफर लेकर आई होती है। वेन राउ क्लाइंट को अपने कुछ मॉडल्स दिखाती है, लेकिन क्लाइंट को डिजाइन पसंद नहीं आते, इसलिए वो रिजेक्ट कर देती है। वेन राउ तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे जल्दी से इन्वेस्टर चाहिए था ताकि वो अपनी कंपनी को प्रमोट कर सके, और उसे इतनी जल्दी से इन्वेस्टर मिलने वाला नहीं था, इसलिए वो परेशान होकर जाने लगती है। जैसे ही वो लिफ्ट में एंट्री करती है, तभी एक डिलीवरी मैन भी भागते हुए अंदर आ जाता है, इसलिए वेन राउ लिफ्ट को रोक लेती है। वो अंदर आ जाता है। साइड में खड़ी लड़की उसे बाहर जाने को बोलती है, क्योंकि उसमें से स्मेल आ रही होती है, लेकिन वेन राउ उसे रोक लेती है। ये बाहर नहीं जाएगा, तुम्हें दिक्कत है तो तुम जा सकती हो। जिसके बाद इन दोनों में फाइट होने लग जाती है। उसी लिफ्ट में हमारा हीरो लियांग भी होता है, जो ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहा होता है। इसके बाद सभी लिफ्ट से निकलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पूछता है, तुम तीनों लड़ाई क्यों कर रहे थे? ये तीनों एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाती हैं कि इसने पहले लड़ाई शुरू की थी। कोई भी अपनी गलती मान नहीं रहा था। लियांग को पता था वेन राउ की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो वेन राउ का साथ देता है। जिसके बाद वेन राउ उससे इम्प्रेस हो जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है लियांग शुनमी कंपनी का ओनर है, तो उसे लगता है ये बंदा उसकी हेल्प कर सकता है, इसलिए वो उसे अप्रोच करती है, क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं? लेकिन लियांग बोलता है नेक्स्ट टाइम। लियांग वहाँ से जाने लगता है, तो वेन राउ जानकर गिर जाती है ताकि वो उसे पिटा सके। लियांग उसे उठाने के लिए आता है, तो वेन राउ प्रिंसेस की तरह एक्ट करती है। लियांग उसकी हेल्प करता है। वेन राउ उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है। लियांग उसे एक मौका दे देता है, जिसके बाद वेन राउ सबके सामने अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देती है, पर झूठ बोलकर कि उसका ब्रांड इटली का है। पर इसके बावजूद लियांग उस पर भरोसा कर उसे हाँ बोल देता है। वेन राउ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे डिनर के लिए पूछती है। इस बार वो भी डिनर के लिए हाँ बोल देता है, जिसके बाद दोनों डिनर करते हैं। डिनर के बाद वेन राउ अपने घर आ जाती है। वेन राउ अपनी ओरिजिनल दुनिया में आ गई होती है। एक्चुअली में उसका घर काफी छोटा होता है। जैसे वो खुद को रिच दिखाती है, वैसे नहीं। उसने अपने घर को 2 हिस्सों में बांट रखा था, एक गरीबों वाली जिंदगी और दूसरी अमीरों वाली साइड, जहाँ पर वो लाइव शो कर रही होती है। इसके बाद हम वेन राउ और हान को देखते हैं, जो एक शॉप पर काम करती है। एक्चुअली में वेन राउ अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल कर कस्टमर को एक्साइटेड कर देती है, ताकि वो इन चीजों को खरीद ले, और इस स्ट्रेटेजी से उनकी काफी अच्छी सेल भी हो जाती है। वेन राउ और लियांग साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लियांग भी वेन राउ को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग जाता है। वेन राउ भी जानबूझकर ऐसी चीजें करती है ताकि लियांग उसकी तरफ खींचे। धीरे धीरे ये दोनों डेटिंग करने लग जाते हैं। लियांग तो उसे लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। वेन राउ उसे हाँ बोल देती है। भले ही स्टार्टिंग में उसने अपना काम निकलवाने के लिए उसे पटाया था, लेकिन अब वो उसे सच में पसंद करने लगी थी। लेकिन अभी भी लियांग को उसकी असलियत नहीं पता थी, यानी कि अभी भी वो अंधेरे में था। इसके बाद दोनों डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर वेन राउ कूल बनने के लिए बोल देती है, आज बिल मैं पे करूंगी। लियांग उसे मना भी कर देता है, लेकिन वेन राउ नहीं मानती और बिल पे करने जाती है। लेकिन लंबा चौड़ा बिल देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, और वो उस बंदे को बोलती है, क्या मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है? मैं तुम्हें अपने शूज 50% में दे दूंगी। वो बंदा उसे घूरने लग जाता है। बेचारी वेन राउ को पूरा बिल पे करना पड़ता है। इधर इन दोनों की बात शादी तक पहुंच जाती है। वेन राउ बोलती है, मेरी शादी की ड्रेस बिल्कुल सिंड्रेला की तरह होनी चाहिए।
लियांग बोलता है मैं तुम्हें पूरी जिंदगी सिंड्रेला की तरह रखूंगा। वेनराओ बोलती है शादी एक बड़ी सी जगह पर होनी चाहिए। लियांग बोलता है क्यों ना तुम्हारे घर पर करे, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है ना। वेनराओ तो शौक हो जाती है क्योंकि उसने वीडियो में अपना फेक घर दिखाया होता है। इस मुश्किल से निकलने के लिए वेनराओ एक प्लान बनाती है कि वो एक बड़ा सा घर रेंट पर ले लेगी। उसके बाद किसी को क्या पता चलेगा, क्योंकि शादी कर कर वो तो लियांग के घर पर रहने वाली है ना। उसकी दोस्त तो उसकी तारीफें करने लग जाती है, तुम जैसा दिमाग तो किसी शैतान के पास ही हो सकता है। इसके बाद वेनराओ के शूज प्रोडक्शन का काम काफी आगे बढ़ जाता है और वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रही थी। इधर हमें लियांग को दिखाया जाता है जो अपनी वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए वेनराओ का वेट कर रहा होता है, लेकिन काफी टाइम बीत जाता है। वेनराओ यहाँ पर टाइम पर पहुँच नहीं पाती। इधर वेनराओ को भी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो काफी लेट हो गई थी। वो भागी हुई शॉप पर पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए वो बैठकर रोने लग जाती है, कहीं मेरी वजह से लियांग हर्ट तो नहीं हो गया। तभी यहाँ पर लियांग आ जाता है और बोलता है तुम फैक्ट्री के कामों में बिजी हो गई थी ना, मुझे मालूम था तुम लेट हो जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आया हूँ। ये सुनने के बाद वेनराओ को गिल्टी फील होता है क्योंकि वो लियांग को चीट कर रही थी। वो जैसे ही अपनी वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है, लियांग तो उसे देखता ही रह जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वेनराओ डिसाइड करती है कि वो लियांग को बता देगी कि वो उतनी रिच नहीं है जितना कि लियांग उसे समझता है। जिसके बाद वो लियांग के पास जाती है। लियांग उसे बोलता है अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। तुम मुझसे कब तक झूठ बोलने वाली हो, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, या फिर जिंदगी भर झूठ बोलने का इरादा है। वेनराओ तो शौक हो जाती है, इसे सच कैसे पता चला। तभी लियांग उसके सामने ये बुक लेकर आ जाता है। जान देखो ना, ये बुक कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इतनी ज्यादा डीप लाइंस लिखी हुई है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। यानी कि लियांग को कुछ भी पता नहीं था। वेनराओ वहाँ से चली जाती है और डिसाइड करती है अभी बताना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इससे उसके सपने टूट जाएंगे। वेनराओ की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल ही रहा था, यानी कि वो बड़ी आसानी से लियांग को उल्लू बना ही रही होती है कि तभी उसकी लाइफ में सेकंड हीरो की एंट्री हो जाती है, यानी कि सू जी ग्वांग, जिसे कि वेनराओ पहले ही उल्लू बना चुकी थी। सू जब लियांग से मिलता है तो उसे बिजनेस के लिए अप्रोच करता है। एक्चुअली बिजनेस तो बहाना था, असली काम तो सू को वेनराओ से होता है। सू बोलता है इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन लियांग बोलता है नहीं, परफेक्ट लोग भी होते हैं, जैसे मेरी वाइफ। सू से बोलता है पहले मुझे भी ऐसा लगता था, पर मुझे एक लड़की मिली जिसने मुझे बड़ा उल्लू बनाया। उस लड़की को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ, इसलिए तुम भी संभल कर रहना। एक्चुअली में उसे पता था लियांग जिससे शादी करने वाला है वो कोई और नहीं वेनराओ ही है। तभी वेनराओ ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है। लियांग उसे सू से मिलवाता है, लेकिन वेनराओ तो सू को देखकर शॉक हो जाती है। लियांग थोड़ी देर के लिए काम से बाहर चला जाता है। सू उसे बोलता बहुत अच्छा, तुमने एक नए बकरे को फंसा ही लिया। वेनराओ बोलती है बकवास बंद करो, मैं और लियांग एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। सू बोलता है क्या कहानी है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है ये कहानी मैंने पहले भी सुनी है। सोचो जरा, जब लियांग को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, तो क्या फिर वो तुमसे शादी करेगा। वेनराओ बोलती है वो मुझसे प्यार करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास में क्या हुआ था। तभी वहाँ पर लियांग भी अपना काम निपटा कर आ जाता है। सू लियांग को बोलता है ये लड़की फेक है, ये ठीक नहीं है। लियांग तो लड़ने लग जाता है, तुम मेरी वाइफ को फेक कैसे बोल सकते हो, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। सू बोलता है बड़ा पागल इंसान है, एक तो मैं इसे बचा रहा हूँ और ये मुझे ही यहाँ से निकाल रहा है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें गड्ढे में गिरना है तो गिरो, मुझे क्या। और वेनराओ को बोलता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया है ना वो मैं कभी नहीं भूलने वाला। लेकिन फाइनली इन दोनों की शादी हो ही जाती है। लियांग को एक परफेक्ट फैमिली मिल जाती है, क्योंकि लियांग और लियांग के फादर उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे। वेनराओ को तो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, इतने अच्छे लोगों को मैं चीट कैसे कर सकती हूँ। लेकिन वो डिसाइड करती है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लियांग को सब कुछ सच बता देगी। नेक्स्ट सीन में वेनराओ अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले अपनी रिंग को छुपा लेती है। एक्चुअली में वेनराओ एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, इसलिए अपनी फैमिली से दूर रहकर खुद को पुअर प्रिटेंड करती है। वेनराओ जैसे ही घर का दरवाजा नॉक करती है, उसकी स्टेप सिस्टर दरवाजा खोलती है। एक्चुअली में इन दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। इसके बाद वो अपने डैड के साथ काफी दिनों के बाद बैठकर लंच करती है।
उसके डैड बोलते हैं अब तुम्हें घर पर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वेनराओ तो उन्हें ये भी नहीं बताती कि उसने शादी कर ली है। वेनराओ की मोम उसकी हेल्प करती है और उसके डैड को बताती है। वेनराओ अपने न्यू बिजनेस की स्टार्टिंग कर रही है। डैड बोलते हैं शुनमी कंपनी किसी कंपनी के साथ बिजनेस करने वाली है। वेनराओ बोलती हाँ वो मेरी ही कंपनी है पॉलीमोडा, और आप उसे एक छोटा सा बिजनेस कैसे कह सकते हैं। उसके डैड उसे समझाने लग जाते हैं जब हमारे पास इतना ज्यादा पैसा है तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या है, घर पर वापस क्यों नहीं आ जाती। वेनराओ तो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। डैड आप सही कह रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आपकी नजरों में तो मैं काबिल नहीं हूँ ना। मोम भी अपनी बेटी का ही साथ देती है। देखो तुमने अपनी बेटी को कैसे रुला दिया, अगर वो आपसे सपोर्ट चाहती है तो क्या आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर उसके डैड बोलते हैं रोने की कोई जरूरत नहीं है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वेनराओ खुश होकर जाने लगती है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर उससे मिलने आती है। तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। वेनराओ बोलती है क्या एक्टिंग, तुम मेरे मामलों में अपनी टांग ना ही अड़ाओ तो वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इधर सो अपना बदला लेने के लिए पॉलीमोडा का ट्रेडमार्क खुद ही खरीद लेता है। एक्चुअली में बिना ट्रेडमार्क के पॉलीमोडा के शूज मार्केट में नहीं आ सकते थे, और जैसे ही ये बात लियांग को पता चलती है तो वो अपने वाइफ की इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए पहुंच जाता है। वो सू को बोलता है मुझे वो ट्रेडमार्क वापस चाहिए। सू देने से मना करता है तो लियांग बोलता है मैं तुम्हें डबल पैसे पे करूंगा। सू का असिस्टेंट उसे समझाता भी है ये इतना महंगा भी नहीं है, हम नया ट्रेडमार्क भी खरीद सकते हैं, लेकिन लियांग नहीं मानता, उसे तो यही ट्रेडमार्क चाहिए था। जब सू भी जिद पर अड़ जाता है वो ट्रेडमार्क नहीं बेचता। उसके बाद लियांग बोलता है मैं तुम्हें 4 गुना दूंगा, या फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुना करने के बाद सू बोलता है इतना काफी है, मैं इतने में ही मान जाऊंगा। लियांग बोलता है तुम श्योर हो ना। सो बोलता है ये अच्छी डील है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जो इतनी अच्छी डील को अपने हाथों से जाने दूंगा, मुझे 10 गुना मिल रहा है और तुम तो बेवकूफ बन रहे हो। लियांग बोलता मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ वेनराओ से मतलब है, वो खुश रहनी चाहिए। इसके बाद लियांग प्रोडक्ट्स को देखने चाहता है। वो देखता है सारे शूज एक छोटे से घर के बाहर शिप हुए हैं। वो पूछता है ये घर किसका है, तो वो बताता है ये घर तो वेनराओ का है। लियांग जैसे ही घर के अंदर जाता है उसे वेनराओ की सच्चाई पता चल जाती है। उसने उसे झूठ कहा, यानी कि वेनराओ कोई अमीर नहीं बल्कि पुअर है। लियांग जैसे ही घर आता है वेनराओ उससे बड़े प्यार से बातें कर रही होती है। लियांग बोलता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या। वेनराओ बोलती हाँ मैंने एक बात छुपाई है, मैंने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज किया था एक न्यू रिंग खरीदने के लिए। लियांग बोलता है पक्का बस यही छुपा रही थी। वेनराओ भी हाँ बोल देती है तो लियांग खुद ही उसकी सच्चाई उसके सामने बक देता है, तुमने मुझे झूठ कहा। जिसके बाद वेनराओ को लगता है अब तो वो कई काम से इसलिए एक्टिंग करने लग जाती है। हाँ मैं ही गलत थी, मुझे लगा मुझे ट्रू लव मिलेगा, सब कुछ पैसों से चलता है, मुझे मालूम है मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। लियांग उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, बस तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ। पर वेनराओ तो अपना सामान पैक कर ले आती है और उसे बोलती है अगर तुम इस शादी को खत्म करना चाहते हो तो कल सुबह मुझे डिवोर्स पेपर भेज देना, मैं साइन कर दूंगी। वैसे भी मुझ जैसी झूठी लड़की लव थोड़ी डिजर्व करती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लियांग को तो खुद ही बुरा लगने लग जाता है, कहीं मैंने अपनी वाइफ को कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया। इधर वेनराओ को भी बुरा लग रहा था, उसकी लाइफ में आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, कहीं लियांग ने मुझसे सच में डिवोर्स ले लिया तो मैं क्या करूंगी। जिसके बाद वो अपनी दोस्त को कॉल कर रोने लग जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है मैंने तो तुम्हें कहा था, तुम्हें सच बता देना ही चाहिए था, ये तो होना ही था एक दिन। लेकिन वेनराओ इतनी आसानी से लियांग को अपने हाथों से कैसे जाने देती। वो उसे पटाने के लिए अलग ही तरीके अपनाती है। पहले तो वो खुद लियांग के आने से पहले उसके टेबल पर लंच रख देती है, फिर जानकर दोबारा एक और लंच लेकर आ जाती है ताकि वो लियांग को बुरा फील कराए और उसके बाद वो उसे एक्सेप्ट कर ले। वेनराओ उसे बोलती है तुमने इतनी जल्दी मुझे रिप्लेस कर दिया। लियांग बोलता है मुझे लगा ये ब्रेकफास्ट तुम ही लेकर आई हो। वेनराओ बोलती है झूठ मत बोलो, मुझे मालूम है तुमने किसी और को ढूंढ लिया है और अब तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। इसके बाद वो लियांग से लिफ्ट भी लेती है और कार में बाल देखकर बोलती है ये बाल किस लड़की के हैं, हो सकता है तुम्हारी ये नई गर्लफ्रेंड के हो, मैं सही कह रही हूँ ना। लियांग बोलता है क्या ये तुम्हारे बाल नहीं है। वेनराओ बोलती है ये डार्क ब्लैक कलर के हैं, ये मेरे नहीं हैं। मुझे मालूम है तुम मुझे भूलने की कोशिश कर रहे हो। लियांग उसे समझाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसके बाद वो लियांग के घर पर जाती है और लिपस्टिक देखकर बोलती है, ये भी उसी लड़की की होगी ना जिसे तुमने डेट करना शुरू कर दिया है। लियांग तो सोच में पड़ जाता है, कौन सी नई गर्लफ्रेंड, मुझे ही इस बारे में क्यों नहीं मालूम। इसके बाद लियांग के कुछ एम्प्लॉय उसे कैमरा की फुटेज दिखाते हैं जिससे उसे पता चलता है पहले वैन राओ ने खुद वहाँ पर लंच रखा था, उसके बाद जानकर वो खुद एक और लंच लेकर आ गई थी। एम्प्लॉय बोलते हैं, बॉस आपकी वाइफ चीटर है। लियांग बोलता है, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में वो मेरी लाइफ में वापस आना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। यानी कि वो मुझे अभी भी पसंद करती है और मैं भी उसे अभी भी पसंद करता हूँ, इसलिए हमारा जो रिश्ता है फिर से शुरू हो सकता है। उसके एम्प्लॉय सोचते हैं, लगता है बॉस हमारे एक नंबर के पागल हैं। इसके बाद वैन राओ जानबूझकर अपनी डायरी लियांग के घर पर छोड़ जाती है। लियांग अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें पढ़कर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वैन राओ बीमार होने का नाटक करती है और लियांग भी उससे मिलने के लिए चला आता है। इवन वो उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है, उसके लिए पोरिश तक बनाता है। वो वैन राओ का टेम्परेचर चेक करता है जो कि काफी हाई आता है। उसके बाद वो अपना टेम्परेचर भी चेक करता है तो उसे पता चलता है इस मशीन में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये मशीन सभी का सेम टेम्परेचर बता रही होती है। जिसके बाद लियांग समझ जाता है वैन राओ फिर से उसे फूल बना रही है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वैन राओ उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसे सच में वोमिट आने लग जाती है, यानी कि वो सच में बीमार हो जाती है। लेकिन इस बार लियांग उसे इग्नोर कर चला जाता है। इधर लियांग कंफ्यूजन में आ जाता है, वैन राओ के इतने सारे झूठ बोलने के बाद क्या उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसलिए वो अपने डैड से इस बारे में बात करता है। उसके डैड बोलते हैं, हमें प्यार में सामने वाले की हर चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। वो तुमसे सच में हो सकता है प्यार करती हो, इसीलिए तो उसने इतनी सारी चीजें की, वो तुम्हें खोना नहीं चाहती है। ये सुनने के बाद लियांग फिर से अपनी वाइफ को एक और मौका देने के लिए सोचता है। उसके बाद लियांग को जब पता चलता है वैन राओ अब की बार सच में बीमार है, तो वो उसे दोबारा मिलने के लिए जाता है। इस बार वैन राओ उसे सॉरी बोलती है, मैं आगे से तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगी। लियांग बोलता है, अच्छा ही रहेगा अगर दोबारा झूठ नहीं बोलोगी। उसके बाद वो उसे बाहर लेकर आ जाता है। एक्चुअली में लियांग ने वैन राओ के घर के आसपास लाइटिंग करवा दी थी, क्योंकि उसके घर के आसपास हमेशा अंधेरा रहता था। लियांग बोलता है, मैं नहीं चाहता मेरी प्रिंसेस अंधेरे में रहे। लियांग उसे बताता है कि उसने वैन राओ को अप्रोच क्यों किया था। एक्चुअली में बचपन में एक लड़की जिस पर वैन राओ का क्रश था, वो उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसका एक शूज लियांग के पास रह गया था। और जब उसने वैन राओ को इतने सालों के बाद देखा तो वो समझ गया उस शूज की मालकिन और कोई नहीं वैन राओ है। पर रियलिटी में वो शूज वैन राओ का नहीं होता, बल्कि वैन राओ की छोटी बहन का होता है। और इस बार वैन राओ फिर से उसे झूठ बोल देती है, उसे सच नहीं बताती कि वो शूज उसका नहीं उसकी बहन का था। वैन राओ के शूज मार्केट में धमाल मचा रहे होते हैं, क्योंकि उसके शूज की क्वालिटी बाकी शूज से काफी अच्छी होती है, इसलिए सेल भी ज्यादा हो रही थी। इवन लोग वैन राओ की कंपनी को ओनली से कंपेयर करने लग जाते हैं। ओनली वैन राओ की डैड की ही कंपनी होती है, जो कि पोली मोड़ा से काफी बड़ी होती है। वैन राओ की मोम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी बेटी फेमस जो हो रही थी। लेकिन वैन राओ के डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो अभी भी चाहते थे उनकी बेटी वापस आ जाए और पोली मोड़ा को छोड़कर उनकी कंपनी ओनली को संभाले। वैन राओ अपनी मोम से मिलने आती है तो उसकी मोम उसे एक लग्जरी बैग दिखाती है जो कि काफी अच्छा था। वैन राओ को पसंद आ जाता है। तभी उसकी छोटी बहन जियाओ वहाँ से गुजर रही होती है और इस बैग को देखकर बोलती है, ये तो काफी सुंदर है, और चली जाती है। मोम वैन राओ से वो बैग खींचने लग जाती है, क्योंकि वो इस बैग को उसकी छोटी बहन जियाओ को देने वाली थी। वो इस बैग को उसके पास जाकर रख देती है और यहाँ पर हम देखते हैं जियाओ के पास पहले से ही सेम बैग था, फिर भी उसने इस बैग को ले लिया। एक्चुअली में जियाओ को हर वो चीज चाहिए होती है जो वैन राओ के पास जाने वाली थी, इसीलिए इन दोनों बहनों की कभी बनती नहीं थी। इसके बाद लियांग वैन राओ को अपने साथ ले जाता है और उसे सेम ब्रांड के 3 बैग गिफ्ट करता है। वैन राओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लियांग बोलता है, मैंने तुम्हें देखा था, तुम इस बैग को सर्च कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बैग खरीद लिया। वैन राओ तो खुश हो जाती है, तुम्हें हमेशा पता चल जाता है मुझे क्या चाहिए। लियांग बोलता है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें खुश रखने की मेरी जिम्मेदारी है। इधर वैन राओ को पता था उसकी बहन जियाओ को जैसे ही पता चलेगा उसका एक हस्बैंड भी है तो वो उसे भी छीनने की कोशिश करेगी। उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या कहा, वो तुम्हारे हस्बैंड को पटाएगी। वैन राओ बोलते, हाँ तुम्हें नहीं मालूम, वो ऐसी ही है। इधर हम जियाओ और लियांग को देखते हैं जो एक ही इवेंट को अटेंड कर रहे थे। जियाओ जैसे ही लियांग को देखती है एक ही नजर में वो उसे पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो लियांग के बारे में और जानने की कोशिश करती है। इधर वैन राओ को जैसे ही पता चलता है उन दोनों ने
जिन्होंने सेम इवेंट अटेंड किया है, तो वो तो परेशान हो जाती है। वेन राव बोलती है मैं अपनी बहन को कुछ भी दे सकती हूँ पर अपना पति नहीं, मैं कभी उसे नहीं देने वाली अपने पति को। जिसके बाद वेन राव हमेशा अपने पति के साथ चिपकी रहती है और सारे फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट भी करने लग जाती है। वो अपने पति के साथ जहाँ भी जाती थी वो सारे फोटोज ऑनलाइन अपलोड कर देती थी। लियांग भी उसका साथ दे रहा था पर उसे पसंद नहीं था कि सोशल मीडिया पर हम ज्यादा फोटोज अपलोड करें, क्योंकि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहता था। एक्चुअली में वेन राव ये सब इसलिए कर रही थी ताकि उसकी बहन ये देख ले कि लियांग सिर्फ उसका है, और वो और भी ज्यादा पॉपुलर होने के लिए वेडिंग रिंग को खोने का नाटक करने लग जाती है। लियांग उसे ढूंढने जा रहा होता है तो वेन राव वीडियो बनाने लग जाती है। एक्चुअली में लियांग को तो पता ही नहीं था कि रिंग सच में खोई नहीं है, फिर भी बेचारा उसे ढूंढने में लगा हुआ होता है। वेन राव नोटिस करती है काफी टाइम हो गया है, इसलिए वो रिंग को खुद से जाकर रख देती है जो लियांग को मिल जाती है। नेक्स्ट डे वो देखता है ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई है। वो अपने वाइफ से इस बारे में पूछता है ये सब क्या है। वेन राव बोलती है ये बस एक मोमेंट है जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी ताकि लोगों को पता चले तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। लियांग बोलता है मेरा प्यार किसी को दिखाने के लिए नहीं है बल्कि बस तुम्हारे लिए है। वेन राव बोलती है इसीलिए तो सबको दिखाना पड़ रहा है ताकि सबको पता चले तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन वेन राव यहाँ भी नहीं रुकती, वो अपने पति को एक बिजनेस ट्रिप पर भेज देती है और पीछे से वो लाइव शो करती है। वो घर पर दिखाती है कि उसके हस्बैंड ने उसे कितने सारे गिफ्ट दिए हैं। लेकिन लियांग उसी दिन ट्रिप से वापस भी आ जाता है और देखता है घर पर क्या चल रहा है। वेन राव उस टाइम पर उन लेटर्स को पढ़ रही होती है जो लियांग ने उसे लिखे थे। एक्चुअली मेरे लेटर्स लियांग ने नहीं लिखे थे, वेन राव ने खुद से ही लिखे थे। जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था वो बोलता है क्या आप इस मोमेंट को और भी अच्छा बनाने के लिए अपनी वाइफ के लिए इन लेटर को पढ़ेंगे। वेन राव तो परेशान हो जाती है अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि उसने सबसे झूठ जो बोला था। लियांग अपनी वाइफ को सबके सामने एम्बैरस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन लेटर को पढ़ देता है और बोलता है अच्छा तो ये मैंने लिखा है। उसे बोल देती है अभी तुम चुप हो जाओ, बाद में डांट लेना ना, अभी मेरे साथ कोऑपरेट करो। लियांग भी उसके साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता है। उसके बाद ये दोनों कुकिंग भी करते हैं और वो उस बेकार से जूस को भी पी लेती है क्योंकि उसे कुकिंग तो सही से आती नहीं थी। लियांग तो अपने वाइफ के इतने सारे झूठों से परेशान हो जाता है, इसलिए उसकी कंपनी के मेंबर उसे सजेस्ट करते हैं आपको अपनी वाइफ के साथ वही करना चाहिए जो आपकी वाइफ आपके साथ करती हुई आई है। लियांग पूछता है क्या करना है। एम्प्लॉय बोलते है वो तो आप देखते चाहिए। जैसे ही वेन राव कंपनी में आती है वो देखती है कंपनी में तो भगदड़ मची हुई है, जहाँ उसे पता चलता है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और लियांग इससे काफी ज्यादा परेशान है। वेन राव भी ये सुनकर परेशान हो जाती है और अपने हस्बैंड के पास जाती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को हल कर लेंगे, मुझसे जो भी हेल्प हो पाएगी वो मैं तुम्हारी करूंगी। लियांग को तो बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ से झूठ जो बोला था। वेन राव घर जाकर अपनी सारी महंगी ड्रेसेस और बैग के कलेक्शन को ऑनलाइन सेल कर देती है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए। लियांग को तो बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था और उसे बोलता है जान तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वेन राव बोलती है इट्स ओके। लियांग बोलता है पर ये तो वर्ल्ड वाइड लिमिटेड एडिशन का बैग है ना, ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। वेन राव बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन इसे मैं लास्ट में सेल करूंगी। जिसके बाद लियांग अपनी कंपनी में मैसेज डालता है कि जो भी वेन राव सेल करेगी उसे तुम लोग खरीद लेना। यहाँ पर लियांग अपने शू के डिजाइन को भी बेचने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि एक डिजाइनर के लिए उसके शूज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मार्केट में आने से पहले, पर वो अपने पति के लिए ये सब करने के लिए भी तैयार थी। इसके बाद सू वेन राव से मिलता है और उसे बोलता है मैंने सुना है तुम अपने शू के डिजाइन बेचने वाली हो। वेन राव बोलती है क्योंकि लियांग की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। सू बोलता है पर तुम तो ऐसी वुमेन हो ना जिसका पति गरीब हो जाता है तो वो उसे तुरंत डिवोर्स दे देती है, तो इस बार तुम्हें क्या हो गया है। वेन राव बोलती है तुम चुप करो, मैं लियांग से सच्चा प्यार करती हूँ। लेकिन सू को तो गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वेन राव ने जिस तरीके से उसे छोड़ा था वो चाहता था वेन राव उसी तरीके से लियांग को भी छोड़ दे। तुम्हें इतना लवी डवी होने की जरूरत नहीं है। वेन राव बोलती है तुम अपने काम से काम रखो ना। सू बोलता है जहाँ तक मुझे पता है शुनमी की कंडीशन तो काफी अच्छी चल रही है, इवन वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई है तो उसमें
में फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने की कंडीशन मेरे ख्याल से तो कभी आ भी नहीं सकती। तुम्हारे लिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि लियांग तुम्हें फूल बना रहा है, जैसे हर बार तुम उसे बनाती होगी, इसलिए ये तुम्हारे लिए एकदम सही है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है वो अपने पति को इतना ज्यादा गिल्टी फील कराएगी कि झूठ ही नहीं बोल पाएगा बेचारा। सच जानने के बाद भी वेनराओ अपने डिजाइन को बेच देती है। लियांग का तो गिल्ट बढ़ता ही जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता, इसका फ्यूचर भी मेरे लिए मैटर करता है। लियांग सैड होकर बार में बैठा होता है। तभी सू आकर उसे बता देता है कि वेनराओ को सच पता है। ये सुनकर लियांग तो शॉक हो जाता है। सू बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें सच बताया नहीं? वैसे वो अपने झूठ कभी किसी को बताती भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे छुपाती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। ज़ियाओ भी वहीं पर होती है। वो सू को देखकर उसे अप्रोच करती है, लेकिन सू बोलता है सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो बोलती है इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मना करने की। इसके बाद लियांग अपनी वाइफ को सॉरी बोलता है। वेनराओ भी उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि दोनों ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली होती है। इसके बाद वेनराओ जब उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आती है तो लियांग उसे गेट आउट बोल देता है। गेट आउट शब्द सुनकर वेनराओ को इतना बुरा लगता है कि वो उसका घर छोड़कर वापस अपने घर में आ जाती है। लियांग फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो अपने किसी काम से किसी को गेट आउट बोल रहा था, ना कि वेनराओ को। वेनराओ को लगता है लियांग चाहता है सभी को वो सच बताए, इसलिए वो ऑनलाइन सभी को अपनी पुअर वाली लाइफ दिखाती है। सभी लोग उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं, पर जैसे ही वो बताती है कि मुझे अपना सच्चा प्यार चाहिए था और बिना पैसों के सच्चा प्यार नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने ऐसा किया। पर एक इंसान है के बावजूद भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद सभी लोग वेनराओ की तारीफ कर रहे होते हैं। चलो इसने अपनी सच्चाई तो सबके सामने कबूल की। ये लाइव शो लियांग भी देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जिसके बाद लियांग वेनराओ को सॉरी बोलता है। वेनराओ बोलती है तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। लियांग बोलता है नहीं मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया और क्या समझ लिया। उसके बाद वो उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देता है जो कि उसकी प्रिंसेस डिजर्व करती थी। उसके बाद वो अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए आती है और उसके फादर इन लॉ उसे प्लेटिनियम की ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं और वेनराओ को सिल्वर ज्वेलरी से एलर्जी होती है। वेनराओ नोटिस करती है लियांग के डैड उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, इवन उसके खुद के डैड से भी ज्यादा। इसके बाद वेनराओ की सौतेली बहन लियांग को अप्रोच करती है, क्योंकि वो अपनी बहन को बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकती थी। वो लियांग को बता देती है कि वेनराओ ओनली कंपनी की डायरेक्टर की बेटी है, वो बस तुम्हें उल्लू बना रही है। लेकिन लियांग तो दुखी होने की बजाय खुश हो जाता है और लियांग को बड़े प्यार से बिठाता है। सिस्टर मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। एक्चुअली में लियांग को लगता है वेनराओ ने उसे ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सच में सच्चा प्यार ढूंढ रही थी। ज़ियाओ को तो ये हजम ही नहीं हो रहा था। क्या लियांग का दिमाग खराब है या खान खराब है जो इतना सब कुछ जानने के बाद भी इतना नॉर्मल एक्ट कर रहा है। वेनराओ जब घर आती है तो लियांग पी रहा होता है। वेनराओ तो घबरा जाती है क्योंकि लियांग कभी पीता नहीं था। तभी लियांग बताता है आज मुझसे तुम्हारी बहन मिलने के लिए आई थी। वेनराओ तो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे पक्का यकीन था उसकी बहन उसका कुछ भला तो चाहती नहीं है, जरूर उल्टा सीधा बोल कर गई होगी। लेकिन तभी लियांग बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरी कंपनी ओनली जितनी बड़ी तो नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूंगा। तुमने ये बात मुझे इसीलिए नहीं बताई थी ना क्योंकि तुम्हें लग रहा था मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मेरी कंपनी उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है जितनी तुम्हारे डैड की है। वेनराओ को तो समझ नहीं आता उसके पति का दिमाग इतना ज्यादा चल कैसे जाता है, वो इतनी नेगेटिव बातों को पॉजिटिव ले कैसे लेता है। लियांग बोलता तुम चिंता मत करो, मैं अपनी कंपनी को ओनली जितना बड़ा बनाऊंगा। इसके बाद वेनराओ अपनी दोस्त को बताती है ज़ियाओ हमेशा बचपन से ही उसे कम्पीट करती रहती है, उसे हर वो चीज चाहिए होती है जो वेनराओ को पसंद आती थी। इसी वजह से मेरी रियल मोम भी मेरी सारी चीजें उसे ही दे देती थी। इस वजह से वेनराओ को हमेशा से गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती थी और उसे अपनी सौतेली बहन के चक्कर में ही उसे बोर्डिंग स्कूल भी भेजा गया था, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। नेक्स्ट सीन में लियांग वेनराओ की फैमिली से मिलने के लिए आता है। वेनराओ के डैड लियांग से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, जो ज़ियाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वेनराओ के डैड उसे सिल्वर की ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। वेनराओ के डैड को भी नहीं पता था कि वेनराओ को इससे एलर्जी है। वो सबके सामने तो उन इयरिंग्स को पहन लेती है, लेकिन वॉशरूम में जाकर उन्हें उतार देती है। पीछे से लियांग भी उसके पीछे आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? वेनराओ बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो एक साथ वाले रूम में चला जाता है। उसे वो रूम इतना ज्यादा पसंद आता है। ये रूम कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है
और वैन राव को बोलता है, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारा रूम इतना अच्छा है। वैन राव को तो गुस्सा आ जाता है, अपनी बकवास करना बंद करोगे, ये रूम मेरा नहीं मेरी बहन का है और तुम्हें उसकी चीजें बड़ी पसंद आ रही हैं। ये सुनने के बाद लियांग बोलता है, अरे ये तो एकदम बेकार लग रहा है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। वैसे तुम्हारा रूम कहाँ पर है? वैन राव उसे अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर उसका रूम किसी कूड़े कचरे से कम नहीं था। एक्चुअली में उसने कई साल पहले घर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कोई भी उसके रूम की केयर नहीं करता था, इवन उसे स्टोर रूम बना दिया था। ये देखकर लियांग को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। मैं अपनी वाइफ को अब खुद ही खुश कर सकता हूँ, और वो समझ जाता है वैन राव की फैमिली उसके लिए अच्छी नहीं है। इसके बाद जियाओ लियांग को पटाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे वैन राव का सब कुछ चाहिए था, चाहे उसके शूज हो, पेंटिंग हो, फिर या उसका हस्बैंड हो। लेकिन लियांग उसे एक भी चांस नहीं देती, क्योंकि वो अपने पति को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती थी। डिनर के टाइम पर लियांग सियाओ से पूछता है, तुम्हारी डेटिंग लाइफ कैसी चल रही है? सियाओ बोलती है, कुछ खास नहीं। लियांग उसे सजेस्ट करता है, तुम्हें कुछ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। सियाओ तो मान जाती है, क्योंकि उसे लियांग के साथ डेट पर जाने का मौका मिल रहा था। लेकिन वैन राव अपने पति को अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे जाने देती, इसलिए ब्लाइंड डेट वाले दिन वो खुद ही बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है अपने हस्बैंड के साथ जाने के लिए। लियांग बोलता है, अगर तुम इतने अच्छे से तैयार होकर जाओगी तो तुम्हारी बहन को कौन पसंद करेगा? वैन राव सोचती है, यही तो मुझे चाहिए, ताकि वो हमेशा अकेली रह जाए। इसके बाद ये दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर सभी की नजरें वैन राव पर ही होती है। जियाओ भी उस पार्टी में आ जाती है और अपनी बहन को देखकर उसे गुस्सा आ रहा होता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? वैन राव लियांग को धक्का देकर बोलती है, तुम यहाँ से जाओ ना, मैं अपनी बहन के लिए एक ब्लाइंड डेट ढूंढ ही लूंगी। उसके बाद वैन राव जब किसी ब्लाइंड डेट के लिए एक लड़की के पास जाती है तो वो और कोई नहीं सू ही होता है। सू तो शॉक हो जाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैन राव अपना दिमाग चलाती है, इन दोनों एनिमीज को मिलाकर अपनी जिंदगी से निकालने का यही राइट टाइम है। जिसके बाद वो ऐसे प्रेटेंड करती है जैसे वो सू को अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे भूल नहीं पाई है। सू बोलता, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? जियाओ नोटिस कर लेती है उसकी बहन अभी भी सू में इंटरेस्टेड है, तो वो ये चांस जाने नहीं देगी, क्योंकि उसे अपनी बहन की हर चीज चाहिए थी, इसलिए वो सू को ही पटाने की सोचती है। लेकिन सू से बोल देता है, मैं अभी भी वैन राव से ही प्यार करता हूँ, और उसे लगता है वैन राव ने सभी को झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है और अपने ट्रू लव को पाना चाहती थी। इसलिए वो वैन राव को मिलकर उसे सॉरी बोलता है, सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया। वैन राव बोलती है, इट्स ओके, पर अब तुम्हें जाओ को डेट करना चाहिए। सू बोलता, मुझे लगता है तुम अभी भी मुझे ही पसंद करती हो। वैन राव सोचती है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। सू बोलता है, कोई भी मुझे प्यार कर सकता है, मैं हूँ इतना हैंडसम, पर तुम मुझे भूलने की कोशिश करो। वैन राव बोलती, हाँ मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी, तुम चिंता मत करो। सू बोलता है, प्लीज तुम लियांग को चीट मत करना, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, और जल्द से जल्द मुझे भूल जाना। वैन राव भी ओके बोल देती है। इसके बाद वो सोचती है ये दोनों उसके ट्रैप में फंस गए, क्योंकि सू और जियाओ एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। जियाओ अपनी बहन को कॉपी करने की कोशिश करती है और उन सारे सीन्स को क्रिएट करने की कोशिश करती है जो पहले उसकी बहन लियांग के साथ कर चुकी है। जियाओ जानकर अपनी हेयर पिन खो देती है और सू उसे ढूंढने लग जाता है। जैसे ये वीडियो बन जाता है तो वो उसे अपलोड कर जियाओ को टाटा बाय बाय कर चली जाती है। एक्चुअली में बस वो अपनी बहन को जलाना चाहती थी, लेकिन वैन राव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये लोग डबल डेट पर भी जाते हैं, जहाँ पर सू सोच रहा होता है वैन राव शायद अभी भी उसे प्यार करती है। एक बार तो इन दोनों को इतनी पास देखकर लियांग तो डर ही जाता है और बोलता है ये सब क्या है, लेकिन वैन राव उसे सब कुछ क्लियर कर देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसे बताती है मैं चाहती हूँ जियाओ और सू की जोड़ी बन जाए, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। लियांग भी इसके लिए ओके बोल देता है, पर ये बात जियाओ सुन लेती है, जिसके बाद जियाओ तुरंत सू से ब्रेकअप भी कर लेती है। जियाओ अपनी बहन से बदला लेने के लिए अपनी बहन के डिजाइन का कॉपीराइट अपने नाम पर कर लेती है, इवन ओनरशिप भी। जब वैन राव को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वैन राव के डैड भी हमेशा की तरह जियाओ को ही सपोर्ट करते हैं। लियांग भी अपनी ही वाइफ को समझा रहा होता है, लेकिन वैन राव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके लिए उसका काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जिसके बाद वो अपने फादर इन लॉ के पास जाती है और किसी से भी बात नहीं करती। लियांग भी अपनी वाइफ के लिए परेशान हो रहा होता है, इसलिए वो उसकी दोस्त के पास जाता है। उसकी दोस्त वैन राव और उसकी बहन के बारे में सब कुछ बता देती है कि उन दोनों बहनों का रिश्ता कैसा है। उसके डैड कभी उसे फेवर नहीं करते, क्योंकि वैन राव उनकी रियल डॉटर नहीं है। जिसके बाद लियांग अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए
उसके डिजाइन के कॉपीराइट और ओनरशिप लेने की कोशिश करता है। उसके बाद वो वेनराओ के डैड से मिलने आता है और उन्हें बोलता है आप मेरी वाइफ को अच्छे से ट्रीट करें, उसे हर्ट करने की कोशिश ना करें, और एक और बात, आप उसे कोई सिल्वर ज्वेलरी गिफ्ट ना करें क्योंकि इससे उसे एलर्जी है। इधर वेनराओ अपने डिजाइन को रिक्रिएट करती है ताकि वो बिना कॉपीराइट के भी अपने शूज को फेमस बना सके। इसके बाद लियांग वेनराओ से मिलने के लिए आता है। एक्चुअली में उसने वेनराओ के कॉपीराइट सारे वापस ले लिए थे और वेनराओ के नाम करा दिए थे। इसके बाद वेनराओ अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम बिता ही रही होती है कि तभी उसके फादर इन लॉ भी मिलने आ जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों फैमिली डिनर करते हैं। उसके बाद लियांग के डैड वेनराओ के मोम डैड को अपने घर पर इनवाइट करते हैं। एक्चुअली में लियांग के डैड दोनों फैमिली के रिलेशन को अच्छा करना चाहते थे, लेकिन जियाओ को ये पसंद नहीं आ रहा होता, वो भी वेनराओ जैसी लड़की के लिए जो किसी के लिए लॉयल नहीं रहती और हर बात पर वो सिर्फ झूठ ही बोलती है। लेकिन लियांग के डैड वेनराओ की काफी तारीफें करने लग जाते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी बहू है, मुझे तो ये अपनी बेटी जैसी लगती है, इवन खाना बनाने में भी ये मेरी हेल्प करती है। लियांग तो ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता था उसकी पत्नी को तो कुकिंग आती ही नहीं है। वेनराओ खाना बनाने के लिए मना करती है पर उसकी बहन बोलती है खाना तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, जिसके बाद वो खाना ऑर्डर कर लेती है। जियाओ उसे देख लेती है और उसे बोलती है अब तो तुम गई काम से, और वो लियांग को चिल्लाकर बताने लग जाती है वेनराओ तो चीटिंग कर रही है, एक्चुअली में उसने सारा खाना ऑर्डर किया है। लेकिन लियांग बोलता है मुझे मालूम है मेरी वाइफ को कुकिंग नहीं आती, अगर वो किसी को खुश करने के लिए झूठ बोल रही है तो इसमें गलत क्या है। तभी लियांग के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। जियाओ उन्हें भी ये बता देती है आपकी बहू को खाना बनाना नहीं आता इसलिए सभी को फूल बना रही है। जियाओ को लगता है अब तो वेनराओ पक्का गई काम से, लेकिन उसके फादर इन लोग बोलते हैं तो क्या हुआ, अगर वेनराओ को खाना बनाना नहीं आता हम उसे सिखा देंगे, ये बोलकर उसे सिखाने लग जाते हैं। जियाओ तो ये देखकर शौक हो जाती है क्या इन सब लोगों का दिमाग खराब है। लेकिन वेनराओ की मोम ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी बेटी को एक अच्छी फैमिली मिल गई। एक्चुअली वेनराओ सिर्फ अपनी मोम की बेटी है, उन्होंने जियाओ के डैड से शादी कर ली थी, जिसके बाद से वो अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाती थी ताकि जियाओ और उसके डैड को ये ना लगे कि वो जियाओ पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ अपनी ही बेटी पर ध्यान दे रही है, इसलिए वो जियाओ की कुछ ज्यादा ही केयर करती थी। इसके बाद जियाओ लियांग को बताती है तुम्हारी चाइल्डहुड क्रश वेनराओ नहीं बल्कि मैं हूँ, इसने तुम्हें झूठ बोला था। लियांग बोलता है मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट क्यों करूँ, मेरी वाइफ सच बोलती है। जियाओ सोचती है जरूर उसके जीजा जी का दिमाग खराब है क्योंकि उसकी बहन उसको इतना ज्यादा फूल कैसे बना लेती है। इसके बाद ये दोनों बहनें शू डिजाइनिंग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही होते हैं। जियाओ पर तो उसके डैड का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसके बाद ये दोनों कंपटीशन में अपने डिजाइन सबमिट करते हैं। जियाओ जैसे ही वेनराओ के डिजाइन देखती है उसे समझ आ जाता है उसका डिजाइन तो वेनराओ के डिजाइन के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जियाओ के शूज को प्रमोट किया जाता है, वेनराओ के शूज को नहीं। एक्चुअली में उसके डैड ने ही उसे जिताया होता है। जियाओ को तो गुस्सा आता है मेरा डिजाइन तो अच्छा भी नहीं था, फिर भी आपने मुझे जिता दिया, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हम दोनों का करियर बर्बाद हो रहा है। तो भी जियाओ को कांग्रेचुलेशन बोलने आता है उसकी जीत के लिए। जियाओ उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन सो उसे अपने साथ चलने के लिए मना ही लेता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद करने लग जाते हैं। इसके बाद जियाओ अपनी बहन से मिलने के लिए आती है। वेनराओ बोलती है तो तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो। जियाओ बोलती नहीं मुझे मालूम है मैं डैड की वजह से जीती हूँ। वेनराओ बोलती है तुम अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो गई। जियाओ बोलती है तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया, मैं हमेशा से इतनी ही अच्छी हूँ। तभी वेनराओ ऑनलाइन देखती है उसने कंपटीशन जीता भी नहीं था, फिर भी उसके शूज ट्रेंडिंग पर चल रहे थे, ये देखकर वो खुश हो जाती है। जियाओ बोलती है तो मैं तुम्हारे पति को बता दूं क्या, उसकी चाइल्डहुड क्रश और कोई नहीं मैं हूँ। वेनराओ बोलती है बिल्कुल नहीं। जियाओ बोलती है पहली बार मैं तुम्हें किसी चीज के लिए इतना परेशान देख रही हूँ और वो बंदा और कोई नहीं लियांग है, मुझे लगता है उसमें कुछ तो बात है। लियांग ने भी ये सारी बातें सुन ली होती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी वाइफ ने उसे झूठ बोला था। जैसे ही वेनराओ घर के अंदर आती है लियांग उसे नाराज होकर बैठा होता है। वेनराओ उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन लियांग इस बार उसके नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में जियाओ के डैड को पता चलता है उनकी बेटी घर छोड़कर भाग गई है, तो वो उसके सारे कार्ड ब्लॉक करवा देते हैं। जियाओ एक होटल में रुकने के लिए आती है लेकिन उसके कार्ड तो चल ही नहीं रहे थे, उसे समझ ही नहीं आता वो कहाँ पर जाएगी। तभी सू उसके सामने आ जाता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन जियाओ उसे कुछ भी सच नहीं बताती और इसे इग्नोर कर कर अपनी बहन को कॉल करती है मुझे आज रात रुकने के लिए एक जगह चाहिए। तो वेनराओ उसे पुराने घर का एड्रेस दे देती है, जिसके बाद जियाओ जब वेनराओ के घर को देखती है तो उसे समझ आ जाता है उसकी बहन ने बहुत ज्यादा मेहनत की
है। उसे वो घर पसंद नहीं आता, पर उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो घर में आ जाती है। सोने की कोशिश करती है लेकिन नींद नहीं आती। तभी वो देखती है कोई घर का दरवाजा खोल रहा है। उसे लगता है कोई चोर होगा, इसलिए उसे मारने के लिए कुछ उठा लेती है, लेकिन ये तो उसकी बहन वेनराउ होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। स्याओ बोलते तुम आधी रात को ऐसा कैसे कर सकती हो। वेनराउ बोलती है मैं नहीं चाहती थी तुम्हारी नींद खराब हो, इसलिए आराम से आ रही थी। इसके बाद वो बैठकर रोना धोना शुरू कर देती है, क्योंकि लियांग उससे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उससे अपनी बीबी के और झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वेनराउ तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि लियांग घर छोड़कर होटल में रहने के लिए चला गया था। वेनराउ अपने हस्बैंड को समझाने के लिए भी जाती है, तुम मुझसे गुस्सा होना चाहते हो तो गुस्सा हो जाओ, लेकिन प्लीज मुझे डिवोर्स मत देना। लेकिन उसके बावजूद भी वो मानता नहीं, जिसके बाद जियाओ लियांग से बात करने के लिए जाती है और उसे बोलती है बचपन की बातें बड़े होकर मैटर नहीं करती, हम दोनों बिल्कुल अलग है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए तुम्हें वेनराउ को माफ कर देना चाहिए और उससे सारा झगड़ा खत्म कर घर पर चले जाओ। लियांग बोलता है ये हम दोनों के बीच का मैटर है, मैं उसके साथ खुद सुलझा लूंगा। जियाओ समझ जाती है अब सब कुछ उसकी बहन वेनराउ के हाथों में है। जिसके बाद वेनराउ उसी होटल में रहने लग जाती है जिसमें लियांग रह रहा होता है। एक एम्प्लॉय लियांग को देखकर उस पर ट्राई मारने की कोशिश करती है, लेकिन वेनराउ उस लड़की को एक भी चांस नहीं देती कि वो उसके पति पर डोरे डाल पाए। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग जियाओ का बर्थडे होता है। वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो देखती है पानी लीक हो रहा है, पर उसे तो ठीक करना भी नहीं आता, क्योंकि उसने ये सारे काम कभी किए ही नहीं थे। उसे समझ नहीं आता वो किसको बुलाकर ये ठीक करवाए। तभी उसे सू का ख्याल आता है, वो उसे मैसेज कर बुला लेती है। तो वे बिना सोचे समझे उसके घर चला आता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन सू को भी ये सब कुछ ठीक करना नहीं आता, इसलिए वो यूट्यूब पर वीडियोस देखकर ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे तैसे कर वो अपने कपड़े से पानी की लीकेज को रोकने की कोशिश करता है। सू के सारे कपड़े भीग गए थे, इसलिए उसका असिस्टेंट कपड़े देने के लिए आता है। इसके बाद सू जियाओ को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे मालूम था जियाओ का बर्थडे है, इसलिए जियाओ भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। सू उसे बर्थडे सरप्राइज देता है। जियाओ ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बताती है मैं बचपन से ही अपनी बहन से कॉम्पीट करती आई हूँ, जिसका अब मुझे गिल्ट हो रहा है। सू भी समझ रहा होता है जब पेरेंट्स ही घर में बच्चों में आपस में कंपटीशन कराते हैं तो बच्चों की जिंदगी एक दूसरे से कॉम्पीट करते हुए निकल जाती है। इसके बाद सू वेनराउ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, क्योंकि वो जियाओ की गिल्टी वाली फीलिंग को खत्म करना चाहता था। एक्चुअली में उसकी वजह से ही वेनराउ कंपटीशन को जीत नहीं पाई थी। लियांग को जब ये बात पता चलती है उसकी वाइफ ने सू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वो काफी अलर्ट हो जाता है। वो अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने से कहीं भी नहीं जाने देता। सू ने ये जान कर किया था ताकि वेनराउ और लियांग के बीच जो झगड़ा है वो खत्म हो जाए, इसलिए वो जानकर वेनराउ की ओर भी क्लोज आता है ताकि लियांग जल भून जाए। और सू का ये आइडिया काम भी कर जाता है। जैसे ही लियांग को पता चलता है वेनराउ को घर पर चोट लगी है तो वो भागा चला हुआ आता है। एक्चुअली में वेनराउ प्रेग्नेंट थी। जब ये बात उसे पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वेनराउ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। घर आने में उसे लेट हो जाता है तो लियांग उस पर गुस्सा करने लग जाता है, तुम अब प्रेग्नेंट हो, तुम्हें घर टाइम पर आ जाना चाहिए। वेनराउ से सॉरी बोलती है। सॉरी सुनते ही लियांग पिघल जाता है और उसे बोलता है इट्स ओके। वेनराउ अपना खुद का फैशन शो करने वाली थी, जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा काम करना था, क्योंकि वो अपनी कंपनी पोलीमोडा को प्रमोट करने वाली थी। लियांग को पता था इसके लिए उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी वाइफ को रेस्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ज्यादा काम करना उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जिससे वेनराउ को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि लियांग उसकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था, उसके हर काम में इंटरप्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वेनराउ अपने काम नहीं कर पा रही थी। वेनराउ बोलती है ऐसे बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना, ये मेरा फ्यूचर का सवाल है, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना। पर लियांग कहाँ मानने वाला था। वो अपनी वाइफ के लिए बहुत सारे हेल्पर्स को जॉब पर रख लेता है। इधर हमें स्याओ और सू दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे को फाइनली ऑफिशियली तरीके से डेट करने लग जाते हैं। इसके बाद वेनराउ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर उसे बताती है आप प्रेग्नेंट नहीं हो। वेनराउ तो शॉक हो जाती है, मुझे तो मॉर्निंग सिकनेस भी होती थी। डॉक्टर बोलती है ये सब ओवर ईटिंग की वजह से हो रहा था। वेनराउ सोचती है अगर वो ये सच लियांग को बताएगी तो वो तो उस पर यकीन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले इतना सारा झूठ जो बोल चुकी है, इसलिए वो अभी
कभी के लिए अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बताती। लेकिन लियांग ने वो सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो अपनी वाइफ को बोलता है, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, मेरी ही गलती थी, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया। इसके बाद वेनराओ के डैड वेनराओ के शो का वेन्यू खरीद लेते हैं ताकि वो अपने ओनली ब्रांड का शो वहाँ पर करा सके। ये बात वेनराओ की मोम को पता चल जाती है, इसलिए वो अपने पति से झगड़ा करने लग जाती है। आपने कभी मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा ही नहीं, पर मैंने आपकी बेटी का ध्यान अपनी बेटी से कहीं ज्यादा रखा। ये बोलकर वो उनसे डिवोर्स मांगकर वहाँ से चली जाती है। जियाओ जब घर आती है तो डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था उनकी बेटी सू को डेट कर रही है, जो कि वेनराओ का कभी एक्स हुआ करता था। लेकिन जियाओ भी अपने डैड को जवाब दे देती है, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं सू से सच्चा प्यार करती हूँ, कोई फेक डेट नहीं कर रही, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। इतना सब होने के बावजूद भी वेनराओ अपना फैशन शो आउटडोर करती है, जिसके बाद उसका ब्रांड पॉली मोडा काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। डैड भी ये शो दूर से देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं वो बूढ़े हो चुके हैं। इसके बाद हम वेनराओ और लियांग को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं, और यहीं पर इस ड्रामा का टी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे।